बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेरा नाम डॉक्टर सैयदा बुशरा अली है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रही हूँ। अच्छा, आज इस प्रोग्राम का मकसद ये है और इस वेबिनार का मकसद ये है कि हम आंखों की आम बीमारियों के मुतालिक अपनी मरीजों को और दूसरी पब्लिक को रोशनासी फराहम करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर अताउर रहमान। ये हमारे आई डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इमरान गयूर, ही इज अ वेरी रिनोन रेटिना स्पेशलिस्ट। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शाकिर, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अहमद भांबा साहब और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शहाब। तो प्रोग्राम को और वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करूंगी और मेरा पहला सवाल डॉक्टर अताउर रहमान से होगा कि डॉक्टर अता, आप बताएं कि हमारे आई डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ले लें, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है वो एक लीडिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल है इस शहर कराची का। और जो आई डिपार्टमेंट है वो टर्शरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने पेशेंट्स को लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के थ्रू। डॉक्टर साहब, टर्शरी केयर से क्या मुराद है आपकी? आप हमारी पब्लिक को थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, टर्शरी केयर क्या होती है, बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव हेल्थ केयर सर्विस होती है जो सिर्फ उसी सूरत में प्रोवाइड की जा सकती है जिस सेंटर में एडवांस मेडिकल स्क्रीनिंग की फैसिलिटी हो, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो और साथ साथ स्किल ट्रेन क्वालिफाइड पर्सनल भी हो जो उन प्रोसीजर्स को, उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके पेशेंट्स के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ 10 फुली ट्रेन्ड और क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं जो कि हाईली एक्लेम्ड ग्लोकोमा एक्सपर्ट्स पे मुश्तमिल हैं। वी हैव कॉर्निया स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, रिफ्रैक्टिव सर्जन्स हैं और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स। इसका मतलब ये हुआ कि आई की सब स्पेशलिटी को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कवर कर लिया है। इस डिपार्टमेंट में हम यूटिलाइज करते हैं मॉडर्न टूल्स को और एडवांस टेस्ट को कैरी आउट करते हैं टू एक्यूरेटली डायग्नोज एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट आई डिसीजेस। ठीक है, हमारे पास बहुत ही एक्सीलेंट फैसिलिटीज हैं कैटरेक्ट सर्जरीज की और हम हर टाइप के आईओएल्स इंट्राओकुलर लेंसेज यूज करते हैं, मोनोफोकल, टोरिक, मल्टीफोकल डिफरेंट लेंसेज यूज करते हैं। इसके अलावा हम राउंड द क्लॉक इमरजेंसी कवरेज देते हैं अपने ऑप्थेल्मोलॉजिकल इमरजेंसीज में। तो जैसे अगर किसी को ऑकुलर ट्रॉमा हो जाए, फॉरेन बॉडी आई में चली जाए या ब्लास्ट इंजरीज हो या इवन एक्यूटली रेड आई हो तो उसकी भी इमरजेंसी सर्विस राउंड द क्लॉक पेशेंट्स को मिल जाती है। और फिर आपको पता है कि ये हॉस्पिटल जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टर्शियरी केयर सेंटर में है, तो हमें बहुत आसानी है कि हम कोलेबोरेशन करते हैं। डिपार्टमेंट जो है हमारा वो न्यूरो सर्जरी से कोलेबोरेट करता है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के साथ, ईएनटी के साथ, प्लास्टिक सर्जरी के साथ, और इस तरह हम अपने पेशेंट्स को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक हमारे थिएटर का ताल्लुक है, हमारा थिएटर जो है आई का थिएटर वो टॉप ऑफ द रेंज है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें हमारे पास एडवांस फैसिलिटीज हैं कैटरेक्ट की, ग्लोकोमा, रेटिना, स्क्विंट सर्जरीज की। वी हैव एडवांस विट्रियोरेटिनल सर्जरी की केसेस करते हैं हम। आरओपी स्क्रीनिंग होती है न्यूनेट्स के लिए और प्रीमेच्योर बेबीज के लिए। इसके अलावा हमारे पास एडवांस ग्लोकोमा सर्जरीज करते हैं हम एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में। फिर हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेजिक रिफ्रैक्टिव सूट है उन पेशेंट्स के लिए जो ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनका रिफ्रैक्टिव एरर को हम करेक्ट करते हैं यहाँ पे। कॉर्निया के प्रॉब्लम्स के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हमारे पास फैसिलिटी है सीएक्सएल की, और कॉर्नियल ग्राफ्ट्स करते हैं। एडवांस ऑर्बिटल सर्जरीज और ऑर्बिटल प्रोसेसेस बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, और इसी तरह हम साथ साथ लेजर डीसीआर को भी जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। ये तो हमारे थिएटर की थोड़ी सी फैसिलिटीज हैं या सर्विसेज हैं। जो हमारी ओपीडी है वो भी बहुत ही वेल इक्विप्ड है। हमारे पास आर्गन लेजर है, यैग लेजर है, डिजिटल फंडस फोटोग्राफ्स करते हैं, यहाँ पे एंजियोग्राफीज हैं,
मसल इम्बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे हेस चार्ट यूज करते हैं। ओसीटी ऑकुलर कोहेरेंट टोमोग्राफी की मशीन है, विजुअल फील्ड एनालाइजर्स हैं। स्क्विंट्स आपको पता है कि बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। हमारे पास स्क्रीन ऑर्थोप्टिस्ट हैं जो स्पेशल साइनोप्रोफोर मशीन पे पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। ईआरजी की मशीन है जो खासतौर पे उन छोटे बच्चों के लिए जिनका रेटिनल या विजुअल स्टेटस अगर पता करना हो तो वो आराम से पता हो जाती कर लेते हैं। इसके अलावा एक फैसिलिटी और भी है जो जिसको हमने नाम दिया है DRSC, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग क्लिनिक। इसमें हमने कोलैबोरेशन किया है डायबिटिक डिपार्टमेंट के साथ। वो अपने पेशेंट्स रेफर करते हैं हमारे पास फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत फैसिलिटीज हैं। अब सबका अगर तस्करा करेंगे तो सारा टाइम इसी पे लग जाएगा। ये मेरे ख्याल में मुनासिब है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अताउर रहमान। इसका मतलब हमारा आई डिपार्टमेंट पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है और यहाँ पे ओपीडी के साथ साथ 24/7 इमरजेंसी फैसिलिटीज भी मौजूद है। तो आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान गयूर से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, जैसे कि ग्लोकोमा जिसको लोग काला पानी या काला मोतिया भी कहते हैं, ये बीमारी के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं और इसके अलावा इसकी इब्तिदाई तशखीस कैसे होती है ताकि लोग फौरन से अलर्ट हों और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोचें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला पानी एक ऐसी बीमारी है जो हम ये समझ लें कि वेरी कॉमन इन द सेंस के हर 100 लोगों में 8 लोगों को हो सकती है। और ग्लोकोमा को WHO की जो क्लासिफिकेशन है ऑफ 6 मोस्ट कॉमन डिजीजेस के जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो उसमें ग्लोकोमा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसके मुतालिक बहुत कम मालूमात हम जनरली हम अपनी पब्लिक से शेयर करते हैं। इसके साथ एक जो बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्ट है वो भी मैं शेयर करूं आपसे कि हम जैसे डायबिटीज के मुतालिक जानते हैं, डायबिटीज कॉमन है और डायबिटीज को हम क्योर नहीं कर सकते, है ना। सारी जिंदगी हम डायबिटीज को कंट्रोल करते रहते हैं ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। बिल्कुल इसी नौयत की ये बीमारी भी है जिसको हम काला पानी कहते हैं। और काला पानी क्योंकि दिमाग से ताल्लुक रखती है, ऑप्टिक नर्व से ताल्लुक रखती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो चीज़ खराब हो जाती है वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। तो और जब अब हमारे लिए समझ लीजिए कि बदकिस्मती कह लें कि हमारे पास मरीज उस वक्त पहुंचता है ज्यादातर जब वो बहुत खराब हालत में हो चुका होता है। तो असल तो इसकी अच्छाई इसमें हो कि आपको मरीज उस वक्त मिल जाए जब बिल्कुल इब्तिदाई सूरत हाल हो और ये बीमारी अपनी इब्तिदाई हालत में हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम रूटीन मरीज देखते हैं उसमें मरीजों को हम ग्लोकोमा के लिए स्क्रीन करते रहें। अब मसला ये है कि ये एक ऐसी बीमारी भी है, पैराडॉक्स है एक तरह से समझ लीजिए, कि शुरू में भी इस बीमारी में कोई अलामत नहीं है। लिहाजा मरीज को अगर कभी ये कह दें हम कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, तो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं। तो ये इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम क्या देखना चाहते हैं और उसकी वजह से क्या खराबी होती है। और काला पानी का के मुतालिक अवेयरनेस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले को पता हो कि एक आंखों की एक ऐसी बीमारी है जो अगर उसका वक्त पर सही अंदाज में इलाज शुरू हो जाए तो फिर लॉन्ग टर्म अच्छाई होती है उसमें और ब्लाइंड होने से बच जाता है बंदा। अब इसमें
जो काला पानी, जो नॉर्मल काला पानी, जैसे कह अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 100 मरीज ले लूँ काले पानी के, तो उसमें 70% एक ऐसा ये वो मर्द होता है जिसमें कोई सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है, कोई उसकी उस तकलीफ नहीं है कोई। तो इसलिए इसका मरीज उस वक्त आता है जब बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका होता है। और 30% ऐसे लोग होते हैं जिसमें कोई सिम्टोमेटोलॉजी आ जाती है, कभी आंख लाल हो जाती है, कभी कह सकते हैं कि उसमें दर्द होता है आंख में, कभी बीनाई ब्लरिंग आती है। तो ये सब चीजें लेकिन बहुत कम उसमें आती हैं, ज्यादातर में कोई सिम्टम नहीं है। तो उसका ये तो सिर्फ डॉक्टर जो देख रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हर मरीज को जो उसके पास आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग कर सके। मैं अपने जूनियर्स को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ग्लोकोमा स्क्रीनिंग जो है वो ये इस तरह हो सकती है कि हम हर घर जाकर खटखटाएं और हर एक को देखना शुरू कर दें। तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो नेक्स्ट बेस्ट जो है वो यही है कि जो भी मरीज आपकी आईओपीडी में आ रहा है उसकी आप जो है वो काली पानी के लिए स्क्रीनिंग जरूर करें, ताकि हम उस जगह पहुंच सकें कि वो मरीज जो है वक्त पर आपको मिल सके और उसकी बचाव हो सके। अब ज्यादातर इस वक्त मरीज उस वक्त इस तरह आते हैं इसके कि एक आंख जाया हो चुकी होती है, दूसरी आंख 90% जाया हो चुकी होती है। तो आप ऐसी खराब जगह खड़े होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके साथ करें क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एक तो अवेयरनेस कि भाई एक इस तरह की बीमारी होती है जिसकी कोई सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है। दूसरे, इसका फॉलोअप जो है वो सारी जिंदगी चलना होता है। और ये भी बिल्कुल डायबिटीज की तरह है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाना है कि इंसान अंधा ना हो। आपको कोई और सवाल इससे मुतालिक पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर इमरान, मैं आपके ही जवाब में से एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला कि हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए, हमें तो मालूम है कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है। जो नॉर्मल आवाम है वो कोई किसी डॉक्टर के पास जाके क्या मुतालबा कर सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारा ये चेकअप करें, ताकि वो थोड़ा सेफ हो जाएं, या वो उनको तसल्ली हो जाए कि ठीक है हमें ग्लोकोमा नहीं है, या हम मतलब वो किस तरह से इस सिचुएशन को आगे बढ़ाएं? वो एक अपने डॉक्टर से ये डिमांड कर सकता है कि आप मेरा फंडस एग्जामिनेशन जरूर करें और मेरी ऑप्टिक नर्व को जरूर देखें, ठीक है, और जरूरत हो तो ओसीटी भी करा लें, ठीक है। मतलब बेसिकली ये इनिशियल डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ क्लिनिकल है, और जब तक हम उस क्लिनिकली अपना हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम सरसरी तौर पर बहुत आसानी से गुजर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी मरीज आ रहा है वो मरीज को भी पता हो कि उसका आंख का पर्दा देखा जाना चाहिए, और डॉक्टर को भी जाहिर बात है कि वो विजिलेंट हो कि मैंने सामने वाले को जो है वो काले पानी के लिए स्क्रीनिंग करना जरूरी है मेरा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशन हमारे पब्लिक के लिए है कि जब भी वो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो ये एक अहम मुतालबा करें कि हमारे आंखों के पर्दों का मुआयना जरूर करा जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शाकिर से पूछूंगी कि एज मैम एक बहुत ही रिनोन पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, तो बच्चों में नजर की कमी बहुत ही कॉमन है, तो इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इनके वालिदैन को क्या एहतियात करनी चाहिए? बिकॉज बच्चा तो छोटा है तो वो इस में तो नहीं समझ रहा, बेसिक उसकी नजर इस वक्त उसके वालिदैन के हाथ में है, तो इसमें उनके वालिदैन का क्या किरदार है और इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं नजर की कमी के? थैंक यू डॉक्टर बुशरा, पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हालांकि इतनी अवेयरनेस हो गई है फिर भी बहुत सारे बच्चे इस तरह आते हैं कि उनकी आंख की विजन खराब होती है। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन था 2 स्टेप्स में, तो वजूहात,
तो वजूहात में सबसे जो कॉमन है वो है चश्मे का नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर, जिसकी वजह से बच्चों में लेजी आई हो जाती है, या दोनों आंखें लेजी हो सकती हैं या एक आंख लेजी हो सकती है। दूसरा ये है कि उसको चश्मे का नंबर, अगर मैं एहतियात भी बताती जाऊं कि अगर जितना जल्दी मुमकिन हो सके बच्चा अगर माँ के चेहरे को नहीं देख रहा 3 महीने के बाद तक, तो फिर फौरन टर्शरी केयर, जैसे डॉक्टर अता ने कहा, कि बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुजू करना चाहिए। दूसरा, अगर जो है वो स्कूल गोइंग से पहले बच्चों की आंख का मुआयना करा दिया जाए, जिस तरह बाहर भी होता है, तो यहाँ पे भी अगर मुआयना करा दिया जाए तो उसमें भी बड़ा हम ये नंबर्स निकाल सकते हैं और बच्चों की सुस्त आंख बचा सकते हैं। अब सुस्त आंख बचाने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम देते हैं। इसके अलावा जो कॉज है या वजह है वो पैदाइशी मोतिया भी आता है, जिसमें हमें अगर बच्चे की पुतली देखें तो एक सफेद सा अक्स नजर आता है, जिसका अगर बर वक्त इलाज कर दिया जाए तो बच्चे की आंख नजर बहाल हो सकती है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बच्चे की नजर हमेशा के लिए जाया हो सकती है, और उसकी आगे जो जिंदगी है उसको समझे एक ब्लाइंड आंख क्या देखेगी। तो जब तक आप ये जल्दी डॉक्टर के पास नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा। इसी तरह काला पानी है, जिस तरह डॉक्टर इमरान गयूम ने बताया कि काला पानी बड़ों में और बच्चों में तो खास तौर पे काला पानी ऐसा है जिसका सर्जरी के अलावा या ऑपरेशन के अलावा इलाज मुमकिन नहीं है। इसमें एक तो कर्निया सफेद होना शुरू हो जाता है और खूब पानी आता है, तो अगर आंख में पानी आ रहा है या कर्निया का रंग चेंज हो रहा है तो आप फौरन आई स्पेशलिस्ट की तरफ भागें। दूसरा ये कि पानी जो आता है उसकी दूसरी वजूहात हैं, वो नाक की जो नाली होती है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, उसका ब्लॉक होना भी है, और वो सिंपल मसाज से 90% केसेस में ठीक हो सकता है, और जिन केसेस में ठीक नहीं होता उनको एक छोटा सा प्रोसीजर हम करते हैं वो बेहतर हो सकता है, तो क्यों ना दिखाया जाए। इस और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक कॉमन वजह है, कॉमन तो नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक वजह है, कि जैसे जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं उनको जरूर आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाके उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जिस तरह हमारा अस्पताल तो बड़ा है लियाकत नेशनल, तो यहाँ पे तो न्यूरोलॉजी में स्क्रीनिंग हो जाएगी, लेकिन मैं बाकी आवाम के लिए भी कह रही हूँ कि जहाँ भी बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है तो उसकी स्क्रीनिंग पे तवज्जो दें, उसको फौरन स्क्रीन कराएं, वरना ये ना हो कि उसकी आंख का पर्दा फट जाए। अगर पर्दा उखड़ जाता है तो उस स्टेज पे हम इतना कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले हम लेजर्स भी कर सकते हैं और इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। और एक चीज जो मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि आजकल शॉर्ट स्क्रीन, टैबलेट और मोबाइल, हर बच्चा, इवन हमारे पास बच्चे आते हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और एक बच्चा तो मेरे पास आया था कि वो 4 घंटे सोता है और बाकी वो सिर्फ पूरे दिन टैबलेट और मोबाइल इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि माँ बाप को छोटे बच्चों को मोबाइल ही ना दिला के दें। टैबलेट्स या मोबाइल पेरेंट्स का नेमुल बदल नहीं हो सकते। डेफिनेटली उसके अलावा उसके अलावा जो है उससे चश्मे का नंबर भी बढ़ जाता है, ड्राई आई हो जाती है, एकोमोडेटिव स्पाज्म या जो मसल है वो स्पाज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से नजर काफी खराब हो जाती है, महंगापन भी आ सकता है, महंगेपन की वजह से भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। इसके अलावा जो एक एहतियात है कि बच्चों को चोट या ट्रॉमा अगर हो जाए तो फौरन इमरजेंसी में लेके आए, उनको लेके घर पे ना बैठें। हमारा डिपार्टमेंट पूरे, जैसे डॉक्टर अता ने बताया, 24 घंटे खुला है, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं, और बच्चे को जरूर दिखा दें। और बच्चे के जो ग्लासेस हैं वो प्लास्टिक्स के बनाएं या पॉलीकार्बोनेट्स, ताकि शीशा ना हो, ताकि अगर बच्चा गिर जाए तो वो आंख मुतासिर ना करे। तो इस तरह की मैंने वजूहात, एक सिंपल जो वजूहात हैं वो बताने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका इलाज मुमकिन है, हम सिर्फ उन 1% चीज पे ना देखें कि जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। 99% चीजों का इलाज मुमकिन है। प्लीज जरूर एज अर्ली एज पॉसिबल बच्चे को लेके आए। थैंक यू बुशरा। कोई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम। डॉक्टर मुनीरा, आपने बहुत ही बेहतरीन मालूमात हमें दी हैं बच्चों के हवाले से, और अब सारा का सारा किरदार ना वालिदैन पर आता है, क्योंकि उन्हीं को बर वक्त बच्चों को लेकर आना है, वरना उनकी नजर
फिर डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर मुनीरा ने भी बताया बच्चों में चश्मा, इसके अलावा हाई मायोपिया एक बहुत ही कॉमन चीज है आजकल ना, दूर की नजर कमजोर होना। तो हम एक कंसर्न होता है, हर एज का एक कंसर्न होता है कि भाई हमारे चश्मों का नंबर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम उसकी प्रोग्रेशन को कैसे रोक सकते हैं, और क्या इसमें डाइटरी सप्लीमेंटेशंस का कोई किरदार है? जी, ओवर टू शुक्रिया यू। बुशरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर बुशरा। ये जो कॉमन प्रॉब्लम आपने मायोपिया का बताया है, ये वाकई बहुत बड़ा और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके अंदर पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। और मायोपिया में जैसे कि आम पब्लिक के लिए यही है कि जो तस्वीर है पर्दे के सामने बनती है, पर्दे पे नहीं बनती, तो इसकी वजह से उस बच्चे को जो है वो ब्लड नज़र आता है, दूर की चीज़ें उसको साफ नज़र नहीं आती हैं, हालांकि उसको करीब की चीज़ें साफ दिखाई देती है। ये चीज़ जो है ये वक्त के साथ साथ जब जैसे आई की ग्रोथ होती है, बढ़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि तस्वीर मज़ीद सामने आने लगती है, तो उसका नंबर बढ़ने लगता है। इसको हम एक्सियल मायोपिया कहते हैं। इस एक्सियल मायोपिया को जो 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 टेंडेंसी है होने की, इसमें बहुत सारे जो हैं वो हमारे सोशल फैक्टर्स भी हैं, और लेकिन मेन फैक्टर जो है वो जेनेटिक है। जेनेटिक की वजह से जो है ये नंबर बढ़ता है। जो सोशल फैक्टर्स हैं उसके अंदर, जैसे डॉक्टर मुनीरा ने जिक्र किया अभी कि भाई जो 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 जिस तरह से बच्चों की परवरिश हो रही है, तो उनके चश्मे का नंबर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो मेन रीज़न है कि वाई द नंबर इज़ इंक्रीजिंग, वो इसलिए है कि उसके आई पे स्ट्रेन है, आई के ऊपर स्ट्रेस है, उसकी वजह से आई बॉल जो है वो उसकी लंबी हो रही है, उसकी आई बॉल जो है उसका साइज बड़ा हो रहा है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसकी लाइटिंग प्रॉपर हो, उसका नंबर चश्मे का बराबर हो, उसकी आउटडोर जो है वो इंडोर से ज़्यादा हो, और ये जो गैजेट्स आ गए हैं और जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक हैं, मोबाइल्स हैं और जो है ये कंप्यूटर्स हैं, इसके ऊपर इनके टाइम को जो है वो कम करना चाहिए, ताकि ये जो है वो बाहर जाएं। जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मायोपिया जो है वो कम हो सकता है, या उसकी प्रोग्रेशन जो है वो कम हो सकती है। तो उनके लिए भी जो है उसको करना है। दूसरा ये कि जब हम क्लोज वर्क कर रहे हैं, तो उस क्लोज वर्क के अंदर भी जो है ये देखना चाहिए कि मुस्तकिल हम जो है वो करीब नहीं देखते रहें, बल्कि इसमें एक 20 का फार्मूला इस्तेमाल होता है कि अगर हम जो है वो 20 मिनट्स के लिए करीब देख रहे हैं, तो हम 20 सेकंड के लिए जो है वो 20 मीटर के ऊपर जो है वो हम देख लें, ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और ये जो टेंडेंसी है नंबर बढ़ने की वो ना हो। तो ये जो सोशल फैक्टर्स हैं, उस पर लाइटनिंग जो है ये बच्चे के लिए जब वो पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है तो प्रॉपर होनी चाहिए। ये भी देखा गया है कि अंधेरे में पढ़ने की वजह से या अंधेरे में मोबाइल देखने की वजह से मायोपिया पे जो है वो अच्छा असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोफेस्टिकेटेड मेथड हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो ऐसे ड्रॉप्स हैं, एट्रोपिन ड्रॉप्स हैं, जो कि बहुत ही लो कंसनट्रेशन में 0.01 की कंसनट्रेशन में बच्चे की आंख में डालते हैं। तो उससे भी देखा गया है कि काफ़ी जो है वो मायोपिक की प्रोग्रेस जो है वो रुक जाती है, और उसकी वजह से जो है वो उसका नंबर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। तो ये एक चीज़ जो है ये कि बहुत सारे डॉक्टर मुनीरा भी और बहुत सारे जो पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेंसेज हैं जिसके अंदर की जो है वो सेंटर के अंदर पावर है, और उससे जो है हम दूर देख सकते हैं, और जो पेरिफेरी है उसकी उससे उसको जो है हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिफरेंट नंबर होता है। तो इसकी वजह से भी जो स्ट्रेस है आई के ऊपर वो कम हो जाता है। उसके अंदर जो है वो इस जो है वो मायो स्मार्ट के नाम से लेंस आ रहे हैं, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो एक ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं आर्थो कैरेटोलॉजी। उसके अंदर क्या है कि एक हार्ड लेंस जो है रात में बच्चों को पहना देते हैं, और उसकी वजह से उसका जो शेप है, स्पेशली इन द कैरेटोकोनस और इरेगुलर कॉर्निया, उसकी वजह से उसका जो शेप है रात भर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन द मॉर्निंग यू कैन वर्क विदाउट ग्लासेस एंड विदाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये कुछ मेजर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कुछ मायोपिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डाइट का ताल्लुक है, बहुत स्टडी की गई, क्योंकि इतना कॉमन प्रॉब्लम है, ये सारे माँ बाप परेशान होते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई इसका नंबर कितना है और नंबर क्यों बढ़ रहा है। हर माँ बाप का यही सवाल होता है कि नंबर को कैसे रोकें। हालांकि जेनेटिकली है जो बढ़ने वाला है, लेकिन ये चीज़ें अगर हम करें, स्पेशली डाइट के ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है, तो उसमें जो है वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से बराह रास्त जो है वो इसके ऊपर असर हो, सिवाय इसके कि कुछ वाइटामिन हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो, और इसके अलावा जो है वो दूसरे वाइटामिन हैं, इन सब का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो डाइट का रोल अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है मायोपिया के ऊपर।
तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये एक वाकई प्रॉब्लम है। जो असल जो मैसेज है वो ये है कि हम बच्चों को जो है वो सही नंबर पहनाएं। एक ज़माने में ये होता था कि मायोपिया को अंडर करेक्ट करें, लेकिन ये भी अब बात सही नहीं है ना। मायोपिया का फुल करेक्शन होना चाहिए और माँ बाप को जो है वो हर 6 महीने में अपने बच्चों का जो है वो मुआयना करवाना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। बच्चों की नज़र की कमज़ोरी की वजह से उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है और उसके लर्निंग पे भी असर पड़ता है। अच्छा, हमारे पास अभी एक लाइव क्वेश्चन आया है डॉक्टर खालिद बम्बा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आजकल बारिश वगैरह का सीजन चल रहा है, काफी एलर्जी वैसी हवा में आम है, तो इसके हवाले से आंखों में कौन सी बीमारियां कॉमन है और हम उनसे कैसे बच सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर बुशरा। अब कराची के अंदर तो वैसे ही एलर्जीज बहुत कॉमन है। कराची से बाहर जाएं तो एलर्जीज कम हो जाती हैं और कराची में जब लोग आते हैं तो एलर्जीज बढ़ जाती हैं आमतौर पे। और बारिश के हवाले से जो सबसे आम बीमारी है उसे आशोब चश्म कहा जाता है, और अगर उसमें एहतियात ना की जाए तो कभी कभार वबाई मर्ज भी बन जाता है वो, और बहुत बुरी तरह से सारे शहर में फैल जाता है। उसमें जो अलामात हैं सबसे अहम यह है कि आँख लाल हो जाना, आँख में जलन और खारिश होना, और आँख से पानी का निकलना। किसी में ये बहुत माइल्ड होती हैं और कभी कभी बहुत ही सीवियर होती है कि मरीज काम करने के काबिल नहीं रहता और उसका नज़र भी मुतासिर होती है टेम्पररी तौर पे। उसमें सबसे जो ज़रूरी एहतियात है वो घर में किसी को अगर आशुब चश्म हो जाए तो उसके तौलिए अलग कर देने चाहिए, उससे हाथ ना मिलाएं, उससे बच्चों को उससे दूर रखें ताकि घर के बाकी लोग उस बीमारी से महफूज रह सकें। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, यानी खुद ही दवाई ले लेते हैं स्टोर से, और जो कि उनकी आंख के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा बेहतर ये है कि वो किसी करीब तरीन आंखों के डॉक्टर से मशवरा करें और फिर दवाई इस्तेमाल करें ताकि गैर ज़रूरी नुकसान से बचा जा सके। इसमें सबसे एक और सवाल जो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी मरीज को की आंख लाल है, इन्फेक्शन है, उसको देखने से भी आंख इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। और आंखों को देखने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये आमतौर पे हाथ मिलाने से होता है, क्योंकि मरीज के हाथों पे जरासीम लगे हुए होते हैं, वो अपनी आंख साफ कर रहा होता है तो कोई ना कोई जरासीम लग जाते हैं, तो उससे खतरा होता है कि उसकी आंख, उसके हाथ आपने मिलाया तो उससे आपके हाथों पे लग जाएगा और फिर आपकी आंख से में इन्फेक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक लोगों का बहुत ज्यादा कंसर्न है, अभी लाइव क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है डायबिटीज के हवाले से। जैसे कि डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन है, इनफैक्ट मैं हर घर में एक पेशेंट को एक ना एक मरीज हमें मिल ही जाता है डायबिटिक का। तो मैं डायबिटीज के हवाले से अपना अगला सवाल डॉक्टर अताउर रहमान से करूंगी कि डायबिटिक पेशेंट में आंखों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ओवर टू यू डॉक्टर अता। देखिए, डायबिटीज जो है ना, इट्स अ मेजर आई हेल्थ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, और ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। जब कभी कोई डायबिटिक पेशेंट ओपीडी में आता है तो बिसाइड्स रूटीन आई एग्जामिनेशन हम उसका जरूर फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी प्यूपल्स को डायलेट करते हैं और रेटिना को एग्जामिन करते हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है रेटिना में, ये एक एक जनरल अवेयरनेस दे देते हैं, डिटेल में नहीं जाते इसमें। ये डायबिटीज से क्या होता है कि जो पर्दा है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो सबसे छोटी होती है, जिसको रेटिनल कैपिलरीज कहते हैं, वो थिक होने लगती है। जब वो थिक हो जाती हैं और तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो रेटिना की है वो सफर करने लगती है, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। जब रेटिना हाइपोक्सिक हो जाता है तो वहां एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने लगती है। अब ये ब्लड वेसल्स जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि इनकी कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है। ये वफे वफे से ब्लीड करती रहती हैं और उससे क्या होता है, हेमरेजेस होते रहते हैं। कुछ अरसे बाद हेमरेजेस रिजॉल्व हो गए खुद ही, फिर दोबारा हेमरेजेस हो गए, और इस तरह ये बढ़ते बढ़ते अगर इस पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस और फिर उसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इसको समझने के लिए कुछ अहम चीजें हर इंसान को पता होनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, जो पर्दे की बीमारी है,
वो रेयरली डेवलप होती है अगर डायबिटीज की ड्यूरेशन को 5 साल से कम हो। अगर 5 साल से ज्यादा है, लेट से अगर 10 साल या उससे ऊपर का अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको 50% रिस्क होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी का। और अगर उस डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज की ड्यूरेशन को 30 साल या उससे ज्यादा अरसा गुजर गया है, तो फिर उस पेशेंट को रिस्क हो जाएगा 90%। तो हर डायबिटिक पेशेंट को खुद सोचना चाहिए कि वो कितने अरसे से उसको ये बीमारी है और कितना उसको रिस्क है आंख के खराब होने का। तो अब ये एक और भी आप देखिए इसमें कि रिस्क कब बढ़ता है, अगर डायबिटीज का यानी मेटाबॉलिक कंट्रोल जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो रिस्क बढ़ जाएगा। अगर उसके डायबिटिक पेशेंट को कुछ और साथ में बीमारियां भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर भी उसका हाई रहता है या उसके किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रोग्रेशन है वो काफी रैपिड हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको अगर माइल्ड या अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी उसकी प्रोग्रेशन हो जाए डायबिटिक रेटिनोपैथी की। इसी तरह जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हाइपरलिपिडीमिया है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे प्रोग्रेशन जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वो बढ़ जाए। तो नटशेल क्या देखें, डायबिटीज तो एक बहुत कॉमन बीमारी है। तो हमें क्या चीज देखनी है कि डायबिटिक ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट अगर कर देते हैं तो ये सारे चीजों से आजाद हो जाते हैं। डायबिटिक ब्लाइंडनेस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि उस पेशेंट की इफेक्टिव स्क्रीनिंग हो फ्रॉम डायबिटिक रेटिनोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू। पेशेंट जो है अपना जो मेटाबॉलिक कंट्रोल है डायबिटीज का, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल रखे, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करता रहे और रेगुलर अपना डायबिटीज की मैनेजमेंट करता रहे। उसके लिए उस पेशेंट को क्या करना होगा, उसको रेगुलर फॉलोअप करने होंगे और अ वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम और एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे उसको विजिट्स करनी होंगी, वो आई के डॉक्टर्स को भी और डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी। जब वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आएगा वो पेशेंट, तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी रिकग्निशन होगी। और जब रिकग्निशन हो जाएगी तो उस पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो टाइमली इंटेंसिव लेजर फोटोकॉपरेशन उसका कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरी चॉइस होती है कि वो एंटी वेजब इंजेक्शन होते हैं जो आंख के अंदर लगाए जाते हैं, वो दे दिए जाते हैं। तो ये वो मेथड्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम अपने डायबिटिक पेशेंट को ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अता, बहुत ही अहम मालूमात आपने हमें फराहम करी। यानी कि डायबिटीज कंट्रोल करना आंखों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर इमरान गयूर से पूछूंगी कि डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने ग्लोकोमा के बारे में भी बताया, डॉक्टर अता ने डायबिटीज के बारे में भी बताया, तो ये सारी चीजें बेसिकली हमारे पर्दे को अफेक्ट कर रही हैं। तो इनके अलावा पर्दा और कैसे खराब हो सकता है? इन दो बीमारियों के अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज है, लोग कहते हैं हमारा पर्दा उखड़ गया, हमें सामने आंखों के पर्दा नजर आ रहा है। तो आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। थैंक यू डॉक्टर बुशरा। एक तो मैं डॉक्टर अता की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि रिलेटेड टू डायबिटीज के डायबिटिक जो बीमारी है वो आंख के पर्दे पर, एक तो ये समझने की सख्त जरूरत है कि आंख का पर्दा जो है वो इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो रीजनरेट नहीं होता, इसीलिए ब्लाइंडनेस होती है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी से जो ब्लाइंडनेस का रेट है इज वेरी वेरी हाई, इट्स वन ऑफ द मोस्ट थर्ड टू फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और डेवलप्ड वर्ल्ड में ये लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। और जो सर्जिकल रेटिना है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज में जहाँ वो न्यू वेसल्स बन रही है ना, उसके साथ वो फाइब्रस टिश्यू भी लेकर आता है। तो वो फाइब्रस टिश्यू जो है वो आंख के पर्दे को अपनी जगह से हटा देता है। तो वहाँ वहाँ भी सर्जिकल इंटरवेंशन से हम अच्छाई का अमल कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट कॉमन तो नहीं कहना चाहिए, एक कॉमन प्रॉब्लम जो आंख के पर्दे वालों के लिए होता है वो है कि आंख का पर्दा अपनी जगह से हट जाए। ये खास तौर पे उन लोगों में होता है जो माइनस नंबर वाले होते हैं।
अब माइनस नंबर वाली आंख जो होती है वो थोड़ी सी दूसरी आंखों से बड़ी लंबी हो गई होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टोमेटोलॉजी है, ठीक है ना। तो जो फ्रेश, अगर किसी को धब्बे नजर आ रहे हैं आंख के सामने, या किसी को फ्लैशिंग नजर आ रही है, कोई रोशनी चमकती हुई नजर आ रही है, और वो माइनस नंबर का नंबर भी पहनता है, तो ये जो है ये वो मरीज है जो जिसको आपके अब फौरन आंख के पर्दे के डॉक्टर को आकर दिखाने की सख्त जरूरत है। ठीक है। अब किसी को फ्लोटर्स है, फॉर एग्जांपल 10 साल से फ्लोटर है और उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो वो उसको कोई इमरजेंसी नहीं है, दैट इज नॉट एन इमरजेंसी। और उसको कोई खास दिखाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो असल जो मरीज हमें आंख के पर्दे का चाहिए जो फ्रेश हो, यानी जिसको फ्रेशली माइनस नंबर वाला हो, और उसको अपनी आंखों के सामने मक्खी मच्छर उड़ते हुए से नजर आ रहे हो, इनको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। और जब रेटिना स्टिमुलेट होती है ना, अंदर जो जेल है उसकी वजह से, तो उससे फ्लैशेस नजर आते हैं। तो दिन में जो हम उर्दू का मुहावरा है, दिन में तारे नजर आना, तो लिटरली दिन में तारे फ्लैशिंग नजर आती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको पॉइंट आउट कर सकती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जब आप आंख के पर्दे के डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो बहुत आसानी से फिर वो आपको गाइड कर सकेगा। जाहिर बात है इसका भी इलाज, हर चीज का अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का इलाज मौजूद है। और वक्त, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट, कि वक्त पर मरीज मिल जाता है तो उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है और विजुअल रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जितना वक्त गुजरता जाता है, अब आंख का पर्दा जब अपनी जगह से हटा हुआ है ना फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसका दौरान खून खराब हो, अब किसी भी जगह का आप दौरान खून खराब कर देंगे तो उसकी जारी बात है कि उसकी इंटेग्रिटी खराब हो जाएगी। हर जिस्म के हर हिस्से को दौरान खून से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। अब ये दोनों चीजें ना मिलें किसी भी जगह को, तो वो उसकी सेहत बहुत शिद्दत से मुतासिर होती है। और आंख का पर्दा तो एक ऐसी चीज है जो रीजनरेट भी नहीं होता। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की कैफियत में आप अपने डॉक्टर से जल्द रुजू करें। आई होप आई हैव Yeah. आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes. और कोई और पूछना हो तो वो नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। मैं अब डॉक्टर शहाब से पूछना चाहूंगी कि जो सिचुएशन डॉक्टर इमरान ने हमें बताई, और रेटिना की जब डिटैचमेंट हो जाती है, एक आंख में तो नुकसान हो गया है, अब हमें अपनी दूसरी आंख को बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रोफेसर इमरान साहब ने सब कुछ बता दिया कि अगर खुदा ना खास्ता एक आंख डैमेज हो जाती है और उसमें क्या करना है। तो वो तो डेफिनेटली जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे होंगे वो आपकी सिर्फ उसी मिसाल के तौर पे किसी की सीधी आंख असरअंदाज हुई है और उसका ऑपरेशन हुआ है और उसका पर्दा हटा है, तो वो डॉक्टर साहब जो होंगे या उनकी पूरी टीम होगी वो आपकी सिर्फ सीधी आंख नहीं देख रहे होंगे, वो उल्टी आंख भी देख रहे होंगे। फर्स्ट सपोज कि हमने सीधी आंख की बजाय उल्टी आंख की बात करें, विच इज ए नॉर्मल आई, तो नॉर्मल आई का मुआयना भी पर्दा देखना इंतहाई जरूरी है। उसमें जो हम पुतली फैला के पर्दे को देखते हैं तो अमूमी तौर मरीज कहते हैं कि मेरी सीधी आंख तो सही, आप मेरी उल्टी आंख का मुआयना क्यों कर रहे हैं। तो उल्टी आंख में ये देखना होता है कि कभी कभार तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, कोई चोट लगी होती है कि जिसकी वजह से पर्दा अपने घर से हट जाता है। मगर बहुत सी अलामतें या बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि जो बगैर किसी इवेंट के, बगैर किसी कहना चाहिए कि ऑलरेडी इंजरी के पर्दा हट जाता है, तो उसमें हमारे पर्दे के ऊपर कोई ना कोई ऐसे असरात के निशान मौजूद होते हैं कि विच नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और उसमें हमें उसके इर्द गिर्द लेजर करना होता है। तो ये तो वो काम हो गया जो आपकी डॉक्टर साहिबान की टीम उस आपको सजेस्ट करेगी, और डेफिनेटली उसको ओबे भी करना चाहिए, उसको परसू भी करना चाहिए। इसके अलावा हमें पर्दे का, जैसे प्रोफेसर ने बताया कि एग्जामिनेशन करते हैं उसमें फिर पर्दा हट जाता है, फिर ऑपरेशन होता है, तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो ऑयल डाला जाता है आंख में या गैस डाली जाती है। तो जो बताना मैं चाह रहा हूँ ये कि खुदा न खास्ता किसी का पर्दा हट गया है, उसका ऑपरेशन हो, और उसको जब बताया जाता है कि माशाल्लाह आपका पर्दा अच्छा हो गया है और उसके बाद उनकी नजर भी अच्छी हो जाती है, तो उनको वक्तन फवक्तन अपने डॉक्टर को जरूर रुजू करना चाहिए, क्योंकि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है
उस आंख के अंदर भी कभी कभार काला पानी, जो प्रोफेसर साहब ने पहले भी तस्करा किया, काला पानी हमारी नजर को खराब कर सकता है। तो ऑपरेशन हुई हुई आंख के अंदर भी काला पानी जो है वो उसको मजीद खराब कर सकता है। तो बहुत से मरीज होते हैं वो 3-3 साल 4-4 साल बाद आके अपना मुआयना करवाते हैं, कहते हैं हमारी तो आंख बिल्कुल ठीक थी, पर्दा भी लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद हम फिर कहना चाहिए कि नहीं दिखा सके किसी डॉक्टर को। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि उस 3-4 साल के अंदर भी हर 3-3 4-4 महीने पे वो अपने करीबी डॉक्टर को या जिन्होंने ऑपरेट किया है उनसे जरूर रुजू करें, क्योंकि उसमें काला पानी आने का बहुत बड़ा अंदेशा होता है। और दूसरी आंख के मुतालिक यह है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड किए जाएं। इसके अलावा जो ऐसी चीजें जिसमें इंजरीज हो सकती हैं, जैसे यूजुअली गेम्स होते हैं, हमारे पाकिस्तान में जरा कम गेम्स खेले जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि मुंसलिक रहते हैं। तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अवॉइड करिए और अपनी उल्टी आंख का मुआयना और सीधी आंख का मुआयना वक्तन फवक्तन करवाते रहिए। थैंक यू डॉक्टर शाहाब मजीद इसको एलैबोरेट करने के लिए। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शाकिर से करना चाहूंगी, क्योंकि लाइव हमारे पास लोग बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से। तो आप ये बताएं कि कॉन्टैक्ट लेंस का यूज आजकल बहुत कॉमन है, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसके लिए कोई एडवाइस फॉर द पेशेंट्स एंड फॉर द पब्लिक जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं? थैंक यू डॉक्टर बुशरा। इसमें कॉन्टैक्ट लेंस का आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस आंख में इन्फेक्शन से लेके ड्राई आई और एलर्जीज बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिर आजकल हमारे यहाँ तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि डिस्पोजेबल लेंसेज को लोग मुस्तकिल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और डिस्पोजेबल लेंस को पहन के सो भी जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी आई हैं लड़कियां लड़के कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो गए और फिर हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं। फिर ये होता है कि शादियों में लड़कियां लिबास के साथ कलर पहन चेंज करना चाहती हैं। तो मैं आपको उसमें छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि स्टोरीज जहन में रह जाती हैं। कि 2 कजन्स आई मेरे पास और एक ने हेजल और एक ने अपना ब्लू लेंस लिया हुआ था, और उन्होंने वो जोड़ों के हिसाब से अपने जो लिबास है उसके हिसाब से एक्सचेंज कर लिया। और दे एंडेड अप किस तरह कि उनकी इन्फेक्शन आया। एक को तो हमने दवाओं से काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो दूसरी बच्ची थी उसे हमें कर्नियल ग्राफ्ट या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना पड़ा। अब कर्निया होता क्या है? कर्निया जो है, जिस तरह हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है, अगर विंड स्क्रीन फॉगी हो जाएगी तो हमें कुछ नजर आएगा? कुछ भी नहीं। तो हम कैसे ड्राइव करेंगे? इसी तरह अगर हमारी विंड स्क्रीन जो आंख की है वो खराब हो जाएगी तो हमें क्या नजर आएगा? तो वो लड़की उसकी दोनों आंखों का मुझे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ा। ठीक है, हमारे पास आता है, लेकिन हमारे पास जो डोनर्स हैं वो नॉर्मली नहीं मिल रहे होते। इसमें मैं ये भी अवेयरनेस देना चाहूंगी कि अपना कॉर्निया डोनेट करने का अपनी मतलब वफात के बाद एक कंसेंट जरूर अगर साइन कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया में आएगा। दूसरी बात कि जब जो जो प्रॉब्लम आता है कि अगर आपको पहली बात की कोशिश करें कॉन्टैक्ट लेंस कराची के एनवायरनमेंट या जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो कोशिश करें कॉन्टैक्ट लेंस पहने ही ना, कि आंख जाया ना हो जाए। और दूसरी बात ये देखिए, कर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद भी उतनी नजर नहीं हो सकती जो बिल्कुल एक नॉर्मल कॉर्निया की होगी, और उसमें बार बार पॉलप्स, पैसेज आया, नजर उतनी ना आना। तो बेहतर ये कि एहतियात करें। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या एहतियात की जा सकती है। अगर बहुत ही जरूरी पहनना है तो आप एक्सटेंडेड वेयर के कॉन्टैक्ट लेंस लें जिसमें वाटर कंटेंट उसका अच्छा होता है। तो वो जो है वो भी आप डेली वेयर या 4 घंटे के लिए आप कहीं शादी वादी में चले गए तो पहन ली। वरना बेस्ट ये है कि या तो आप चश्मा लगाएं जो विच इज गुड इनफ, या फिर जो है आप लेजर करा लें। तो जिस तरह डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा, हमारे पास लेजर का एक लेजिक सूट मौजूद है, टोपोग्राफी मौजूद है, जिसमें हम चेक करते हैं कि मरीज का लेजिक हो सकता है कि नहीं। और उसके अलावा हमारे पास लेजिक मशीन हाई स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, जिससे हम चश्मे का नंबर भी उतार सकते हैं। तो खुदारा एक तो कॉन्टैक्ट लेंस कोशिश करें कि ना पहने, और लड़कियां नहीं, आजकल तो लड़के भी बड़ा कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं, तो या तो ग्लासेस पहने या लेजर कराएं, या अगर इतनी मजबूरी है तो 2-3 घंटे पहने, किट साथ में रखें। जैसे ही अगर आंख
रेड होने लगे या आंख में से पानी आने लगे तो फौरन किट में निकाल के रख दें और डॉक्टर के पास बिल्कुल दिखाएं, ताकि डॉक्टर बर वक्त टेस्ट कर ले, बर वक्त इन्फेक्शन की दवा दे दे, तो आपकी आंख बच जाए। आंख बहुत बड़ी नेमत है, इसको समझे खुदारा और कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना करें जिससे आंख जाया हो जाए। आपकी आंखों की दुनिया को जरूरत है और इंसान जो दे सकता है कुछ सोसाइटी को उसे पे बैक करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर बुशरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीरा, बहुत ही बेहतरीन बात आपने की है कि आंख बेसिकली, हम आंख के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं। तो मैं अगला सवाल डॉक्टर अब्दुल हमीद से करना चाहूंगी। प्रोफेसर, कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, इसके पेशेंट्स हमारे पास सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये बहुत कॉमन है, हर एज में होता है, जैसे मैडम ने बताया बच्चों में भी होता है, न्यूबॉर्न्स में भी हो सकता है, मिडिल एज में, ओल्ड एज में, हर एज में होता है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि इसका ऑपरेट कराने का, क्योंकि इसका क्या एक ही इलाज है, क्या इसकी एक ही सोल्यूशन है ऑपरेशन, और इसकी सर्जरी कराने का बेस्ट टाइम क्या है, पेशेंट कब कराए सर्जरी? थैंक यू। शुक्रिया बुशरा। ये कैटरेक्ट वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हर एज में होता है, जैसे कि आपने फरमाया अभी। तो इसमें जो है ये सर्जरी जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर ऐसी स्टेज है जिसमें कि मरीज को परेशानी है फिर तो सर्जरी ही है। लेकिन चूंकि कैटरेक्ट की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज, इंसिपिएंट स्टेज होती है, उसके बाद जो है इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से मरीज की परेशानियां बढ़ती रहती है। शुरू में मरीज को इतनी परेशानी नहीं होती है, थोड़ी सी ब्लरिंग विजन होती है उसको, और थोड़ी सी ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए डिफरेंट मेजर्स जो हैं टू डिले दिस सर्जरी इफ समबडी डजंट वांट दिस सर्जरी, तो उसके लिए हम ये उसको चश्मे का नंबर बदल के देते हैं कि भाई इस चश्मे से आपको नजर नहीं आ रहा, इफ ही इज सीइंग वेल विद द ग्लासेस नियर एंड डिस्टेंस, तो हम कहते हैं कि ठीक है आप ये चश्मा जो है लगा लें। इसके साथ साथ जो है उसको अगर धूप में प्रॉब्लम है, रोशनी में प्रॉब्लम है, तो उसको टिंटेड या कोटेड ग्लासेस हम जो है उसको दे देते हैं, या उसको जो है उसकी जो लाइटनिंग है जिससे वो पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको जो है वो बेहतर करने की, पोजीशनिंग बेहतर करने की उसको हम मशवरा देते हैं, अगर वो उसके लिए सर्जरी नहीं है उस वक्त। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे जब ये मोतिया बढ़ता है और उसकी जो लाइफ जो है वो इस कदर मतलब मुश्किल में आ जाती है कि उसके लिए ड्राइविंग भी मुश्किल है, उसके लिए जो है टीवी देखना मुश्किल है, या उसके लिए जो है वो रीडिंग मुश्किल हो जाती है, या डिस्टेंस का जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो अब उसके लिए ये बर्डन हो जाता है और उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि अपनी लाइफ को या विजुअल प्रॉब्लम को सस्टेन कर सके। तो इस सूरत में जो है ये दिस इज द प्रॉपर इंडिकेशन कि अब उसको हम कहें कि भाई आप सर्जरी कर लें। यानी दूसरे अल्फाज में, अगर मरीज को किसी भी स्टेज के ऊपर अपने काम के अंदर या अपनी 24 घंटे की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है नजर का, तो ही शुड गेट दिस सर्जरी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है, इफ इज हैप्पी विद द ग्लासेस, तो ही शुड कंटिन्यू विद द ग्लासेस। तो जो जो हम यहाँ पे सर्जरी इस वक्त हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए उसमें यही है कि उसको हम अर्ली स्टेज के ऊपर अगर हम करते हैं तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है, और उसको जो है वो करवाना, ऑपरेशन अल्टीमेटली तो कराना होगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम उसको हो रही है अपनी डेली लाइफ में, तो ही शुड गेट दिस सर्जरी डन। और अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो ही कैन कंटिन्यू विद दैट। एक तो ये ठीक है, है, तो टाइमिंग जो है वो सर्जरी के वो उस पेशेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कैटरेक्ट होना जो है वो इस बात की अलामत नहीं है कि उसके ऑपरेशन हो जाए कि भाई मेरे आग में मोतिया हो गया तो मैं, लेकिन अगर उसका काम चल रहा है, जिंदगी उसकी सही गुजर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही कैन कंटिन्यू विद दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यानी कि हमारी जब डेली लाइफ एक्टिविटीज अफेक्ट हो आसान अल्फाज हाँ, में, तब हम कैटरेक्ट की सर्जरी के बारे में सोचें। चलें। एक और चीज, मुझे कुछ कहना चाहता हूँ मैं। जी एक जी। और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कैटरेक्ट सर्जरी है इसके लिए मुआयना भी डॉक्टर से कराना है, क्योंकि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से आई की अपनी हेल्थ खराब होती है, जैसे पैकोलिटिक ग्लाकोमा हो जाता है, सोजिश हो जाती है, या काला पानी हो जाता है उसको। तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। व्हेन द पेशेंट बिल्कुल। इज वेटिंग फॉर द सर्जरी, तो ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर। द डॉक्टर सेज ओके यू कैन कंटिन्यू, तो फिर उसको कंटिन्यू करे, वरना ये कि फिर घर में बैठ के इंतजार ना करे। जी जी बुशरा, सर। जी डॉक्टर साहब, आप मैं कुछ कह रहे एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रेटिनल प्रॉब्लम का, जो कि शायद डिस्कस होने से रह गया है। वो है कि जब हमारी उम्र बड़ी हो रही होती है ना, तो आंख के पर्दे पर खास नौयत की खराबी शुरू हो जाती है। हैं? तो उसको हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर चेंज कहते हैं।
और वो एक ज़माना था कि उसका कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उसके इलाज मौजूद हैं और बहुत सारी इस तरह के इंजेक्शन्स मौजूद हैं जो आँख के अंदर लगाने से वो बीमारी जो है वो किसी हद तक ख़त्म भी हो सकती है, और उसमें जो आँख के पर्दे पर सूजन है वो कम भी हो सकती है और हम उससे अपनी बीनाई जो है उससे रेस्टोर भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आँख के पर्दे पर समझ लो कि जो ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों में आँख के पर्दे को ख़राब करने का बाइस बनती है। तो ये इसकी अवेयरनेस भी ज़रूरी है लोगों में कि बाज़ दफ़ा वो डायबिटिक भी हो सकते हैं, वो हाइपरटेंसिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मेन प्रॉब्लम जो है वो एज रिलेटेड रेटिनल चेंज हो सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी मतलब बीनाई जब भी कम हो रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। तो ये आप अपने डॉक्टर के पास जब जाएं तो उससे कहना पड़ेगा आपको कि भाई मेरी बीनाई जो है मुझे वो वाली बात नहीं है, या मुझे देखने में वाकई प्रॉब्लम हो रहा है, तब कहीं जाकर फिर वो आपके पर्दे की इवैल्यूएशन करवाएगा। ठीक है ना? जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, आपने हमें इतनी अहम बात फराम की। अच्छा, बिल्कुल हमारा जो वेबिनार का टाइम है वो थोड़ा सा रह गया है, तो मैं अपना आखिरी सवाल डॉक्टर शहाब से करना चाहूंगी कि डॉक्टर शहाब, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि हम अपनी आंखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, और इसको मजीद फ्रेश रखने के लिए क्या डाइट यूज करनी है, और आंखों की बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है। देखिए, जहाँ तक हिफाजत का ताल्लुक है ना, तो ये बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा ना, तो तमाम कहना चाहिए कि गियर्स के साथ भेजा है। तो आम फहम में जो लोगों के जहन में दो चीज़ें आती हैं कि हम अपनी आँख को सुबह सुबह उठ के धोते हैं, और एक बहुत मशहूर चीज़ है जो हमारे यहाँ बड़ी पाई भी जाती है और आराम से अवेलेबल भी हो जाती है, अरके गुलाब। ये दोनों चीज़ें हम लोग बड़ा कहना चाहिए कि मुतवातिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बचपन में हमने सुना था कि प्रिंसिपल होता है, आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, के ग्लास के अंदर पानी भरा है, आप मजीद उसमें पानी डालते हैं तो जो अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो आंसू बनाए ना, आज तक तो अभी तक कोई कंपनी उसकी मतलब बिल्कुल रिप्लेसमेंट तो नहीं बना सकी। और उस आंसू के अंदर एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जब सुबह सुबह हम अपने साफ सुथरे नलके वाले पानी से अपनी आंख को धोने की कोशिश करते हैं, तो जो अंदर क्या आंसू मौजूद होता है वो बाहर निकल जाता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक दूसरे के हमारे मतलब शहर कराची की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक पे अगर आप देखें तो आपको बाइकर्स मिलेंगे, उनमें बहुत कम लोग होंगे जो हेलमेट पहने हुए होते हैं, और हेलमेट के बाद सामने जो वाइजर होता है वो भी ऊपर कर देते हैं। उसके साथ जो हमारी खवातीन बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, वो तो हेलमेट पहनते ही नहीं है। तो हमें कोई ना कोई ऐसी प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनने चाहिए जो थोड़े से बड़े हों, जो सामने से आने वाली हवा को, हमारे आंसुओं को उड़ाने से बचा सकें। इसके अलावा कंप्यूटर यूजर्स हैं, आजकल गैजेट्स बहुत ज्यादा हैं, जो लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे, डेफिनेटली ये इनका ऑक्यूपेशन है, वी कांट आस्क देम टू स्टॉप देयर ऑक्यूपेशन, वो बिल्कुल अपने काम करें। लेकिन जैसे प्रोफेसर अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब ने तस्करा किया 20-20-20 वाला फॉर्मूला के हर आधे घंटे 20 मिनट पे अपनी आंख को थोड़ा सा रिलैक्स करें, और नॉर्मल ब्लिंकिंग जो होती है ना वो 8 से 12 दफा 1 मिनट में होती है। तो आप देखिए किसी कंप्यूटर यूजर को, या आपके पड़ोस में कोई बैठा हो, तो बेचारे कंप्यूटर को ऐसे गौर से देख रहे होते हैं कि शायद उन्होंने आंख झपकी और जो है सामने वाला जो सीन है वो गायब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर आईज वेट। इसके अलावा जनाब जैसे प्रोफेसर इमरान साहब ने तस्करा किया कि जनाब एज की वजह से जो हमारी चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, वो जरूर खानी चाहिए, और हरी सब्जियां इसमें बहुत ज्यादा उसमें शुमार किया जाता है। और इतनी बात याद रखिएगा कि आंख का इतना तो हम पे हक है कि साल में एक बार इसको किसी आंखों के अस्पताल से मुआयना करवाएं, चश्मे की दुकान से मुआयना ना करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शहाब, और मेरे सारे के सारे एक्सट्रीम पैनलिस्ट, थैंक यू एवरीवन। अब हम अपने वेबिनार के एंड पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बल्कि एंड ही का वक्त हो चुका है, थोड़ा सा हमने टाइम ज्यादा ही ले लिया है। तो और बाकी तमाम जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, इतने पेशेंटली आपने हमें सुना। तो कमिंग टू एन एंड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।